हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम मेटलर्जी को कंटिन्यू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है बच्चों, तो चालू करते हैं। सबसे पहले बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज डन बाय। तो बच्चों सल्फाइड अयस्क का सांद्रण पहले भी आ चुका है 2-3 बार, तो हम कहेंगे सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन हम करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, यानी आपको लिखना है झा प्लवन विधि। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख देंगे फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट है बच्चों मैलेकॉइट। तो देखो मैलेकॉइट होता है आपका कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का अयस्क, मतलब कॉम्बिनेशन। तो मैलेकॉइट किसका ओर है? तो दोनों में कॉपर ही दिख रहा है ना आपको, तो आपको यहाँ लिखना है मैलेकॉइट जो है वो कॉपर का अयस्क है, कॉपर ओर है। नेक्स्ट कॉपर पायराइटिस का फॉर्मूला। तो बच्चों कॉपर पायराइटिस का फॉर्मूला है आपके पास CuFeS2। याद रखना है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कॉपर के अयस्क का सूत्र लिखो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ओर या प्रिंसिपल ओर ऑफ कॉपर, तब भी ये लिखना है कॉपर पायराइटिस। नेक्स्ट ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज। तो बच्चों एल्यूमिनियम का ओर तो हम कहेंगे या तो आप लिखिए Al2O3.2H2 यानी कि बॉक्साइट, Al2O3.2H2 यानी कि बॉक्साइट। ठीक है, दो अयस्क पूछ ले तो एक वाटर हटा देना और फिर लिख देना डाइस्पोर, है ना। 3 पूछ ले तो दोनों वाटर हटा देना और फिर लिख देना कोरंडम। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, Al2O3 तीनों में रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों अयस्क से अवांछित सामग्री जैसे रेत मिट्टी आदि को हटाने को, है ना, रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंप्यूरिटीज लाइक सैंड डस्ट फ्रॉम ओर। तो अगर हम अनवांटेड इंप्यूरिटीज हटाएंगे तब उसे हम बोलते हैं सांद्रण यानी कि कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट फिलअप में तो आएगा बच्चों सांद्रण कहेंगे, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन के और भी कुछ नाम दिए हुए आपकी बुक में, लाइक प्रसाधन या सज्जीकरण या क्या बोलेंगे प्रसाधन या सज्जीकरण यानी कि लेविगेशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसको हिंदी में प्रसाधन या सज्जीकरण, और इंग्लिश में लिखना है तो बच्चों हमें लिखना पड़ेगा इसको लेविगेशन। ठीक है, बेनिफेक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रसाधन हो गया, सज्जीकरण हो गया या बेनिफेक्शन। और एक इंग्लिश में नाम में चेक कर लेती हूँ बच्चों, एक और नाम होना चाहिए आपके पास, हाँ ड्रेसिंग। ठीक है, अगर भूल जाओ तो उसको लिख देना ड्रेसिंग। प्रसाधन है ना, प्रसाधन को इंग्लिश में आपको लिखना है ड्रेसिंग। ठीक है, बाकी तो ये लेविगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट सल्फर को हटाने के लिए पायराइटिस को गर्म करना है। तो बच्चों अगर मैं कॉपर पायराइटिस को गर्म करूं या आयरन पायराइटिस को गर्म करूं FeS2, तो सल्फर हटाऊंगी तो ऑक्साइड में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, और उसमें सल्फर है तो मुझे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करना पड़ेगा। ऑक्सीजन चाहिएगा, तो अगर ऑक्सीजन चाहिए तो हम रोस्टिंग बोलेंगे, नहीं चाहिए तो हम कैल्सिनेशन बोलते ना, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, सो आंसर विल बी रोस्टिंग। नेक्स्ट है बच्चों वॉशिंग ऑफ पाउडर्ड ओर इन हाई स्पीड करंट ऑफ वाटर एंड इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड, दिस मेथड ऑफ कंसंट्रेशन। चूर्णित अयस्क को पानी से हिलाया जाता है या पानी की बहती धारा से धोया जाता है तो भारी अयस्क कणों और हल्की अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। सांद्रण की इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों अगर डेंसिटी में फर्क है, आपका अयस्क भारी है और काफी हैवी है, इंप्यूरिटीज हल्की और तेज पानी से उसको धोएंगे, तो मेथड का नाम था गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, है ना, ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। तो आपको मेथड का नाम लिखना है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है, या फिर आपको लिखना है ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों झाग तैरने की प्रक्रिया में फ्लोटिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला तेल है
है ना, तो फ्लोटिंग एजेंट ऑयल पूछ रहा है, तो फ्लोट फ्लोटेशन मेथड में हम दो ही तो चीजें पढ़ते थे, दो ही तो ऑयल पढ़ते थे, एक यूकेलिप्टस ऑयल है ना, या पाइन ऑयल या टर्पेंटाइन ऑयल, या फिर आप लिख सकते हैं चीड़ का तेल, ठीक है, चीड़ का तेल या टारपीन का तेल, ठीक है। तो बच्चों अगर इसने ऑयल लिखा है ना तो आपको ऑयल के फॉर्म में आंसर देना है। इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, तो बच्चों आप लिखेंगे पाइन ऑयल या यूकेलिप्टस ऑयल, ठीक है, या टर्पेंटाइन ऑयल। ये सारे के सारे ऑयल जो है ये हम फ्लोट फ्लोटेशन मेथड में काम में लेते हैं। नेक्स्ट है डैश मेथड कुडंट बी लीच्ड बाय, कौन सा ऐसा कौन सा ऐसा धातु है जिसका लीचिंग पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों आपको याद रखना है, जैसे मरकरी जो है ना, पारा जो है, इसका लीचिंग जो है वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट Zn सल्फाइड ओर ऑफ जिंक इज कंसेंट्रेटेड बाय, तो बच्चों जिंक अयस्क का सल्फाइड क्या बोलेंगे, सल्फाइड अयस्क किस मेथड से सांद्रित करेंगे। तो बच्चों अगर सल्फाइड ओर है तो हम कहेंगे फ्लोटिंग मेथड या फ्लोट फ्लोटेशन मेथड, यानी कि झाग प्लवन, ठीक है। तो जस्ता या तांबा, जिंक भी हो सकता है और कॉपर भी हो सकता है बच्चों, तांबा मतलब कॉपर, तो कॉपर और जिंक के सल्फाइड ओर का कंसेंट्रेशन तो आपको लिखना है फ्लोट फ्लोटेशन मेथड, झाग प्लवन विधि से संभव है। हालांकि छोटे क्वेश्चन ही आएंगे बच्चों, बट छोटे में एक एक नंबर के, एक एक लाइन के, दो दो लाइन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं चैप्टर में से, सिर्फ मल्टीपल चॉइस आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट डैश ओर इज लीच्ड ऑलवेज, कौन सा अयस्क है जिसको हमेशा हम लीचिंग से ही क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे, केंद्रित लिखा है इसकी जगह सांद्रण लिखना है आप। ऐसा कौन सा ओर है जिसका हमेशा हम लीचिंग प्रोसेस से ही कंसेंट्रेशन करेंगे, तो हम कहेंगे सिल्वर और गोल्ड, इनकी तो नेचर है, तो यहाँ आपके पास आंसर आ जाएगा सिल्वर या गोल्ड। जब भी होगा तो हम इनके लिए लीचिंग प्रोसेस ही यूज करेंगे। नेक्स्ट बॉक्साइड में कौन सी इंप्योरिटीज है, तो बच्चों बॉक्साइड में Fe2O3 होता है, SiO2 होता है, जनरली ये इंप्योरिटीज बॉक्साइड में होती है। देन tin ore with impurities of FeCrO4 iron chromate is concentrated by, तो बच्चों FeCrO4 तो इंप्योरिटी है टिन के अयस्क में, टिन का अयस्क होता है कैसिटेराइट SnO2, अगर उसमें ये इंप्योरिटी है तो सांद्रण, तो हम कहेंगे अगर आयरन की इंप्योरिटी है या मेटल में अगर आयरन है, मेटल आपका आयरन था, तब एक ही मेथड था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, चुंबकीय पृथक्करण विधि। यदि अयस्क या अशुद्धि दोनों में से कोई एक मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, चुंबक से आकर्षित होता है, तो मेथड था हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि, और इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। हमने लिख दिया चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है, और आपको हिंदी में लिखना है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट है बच्चों राइट द कलेक्टर्स यूज्ड इन फ्लोट फ्लोटेशन मेथड। अब आपके पास झाग प्लवन विधि है, उसमें आपको संग्राही यानी कि कलेक्टर्स लिखने हैं। अब बच्चों झाग प्लवन विधि में संग्राही हम क्या करते हैं, जो झाग बनाता है और जो तैराता है ना, फ्लोटिंग एजेंट, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, तो कलेक्टर्स बोलते हैं। तो भाई झाग बनाता कौन है, तो हम कहेंगे टर्पेंटाइन ऑयल, पाइन ऑयल, है ना, तो सारे नाम आपको लिखने हैं, तो हम कहेंगे कलेक्टर्स में हम लिख सकते हैं चीड़ का तेल, ठीक है, पाइन ऑयल, और अभी क्या लिखा था यूकेलिप्टस ऑयल, ठीक है, चीड़ का तेल या तारपीन का तेल, यूकेलिप्टस तो नीलगिरी का होता है, ठीक है, और उसको फ्लोट कराएगा, फ्लोटिंग एजेंट भी साथ में देना है, तो हम कहेंगे सोडियम या पोटेशियम इथाइल जेंथेट। तो सोडियम इथाइल जेंथेट,
तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन, झाग प्लवन विधि के अंदर हमारे पास ये क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, प्लवन कारक फ्लोटिंग एजेंट तो आपका सोडियम इथाइल ज़ैंथेट है। मान लो फॉर्मूला पूछ ले तुमसे, सोडियम इथाइल ज़ैंथेट का फॉर्मूला पूछ ले, तो बच्चों ऐसा पूछना तो नहीं चाहिए, बट C2H5O C डबल बॉन्ड S हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा SNA। ठीक है ना, ये आपका सोडियम इथाइल ज़ैंथेट। नेक्स्ट, वर्जिन की रोस्टिंग की इक्वेशन लिखनी है। तो बच्चों रोस्टिंग ओर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करना। अब मेनली सल्फाइड ओर ही लेते, तो चाहे तुम ZnS लिख दो चाहे PbS लिख दो, ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे तो ये बनेगा PbO और हो जाएगा SO2। ठीक है, बैलेंस करके लिख देना। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ फ्रोथ स्टेबलाइजर इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो बच्चों झाग प्लवन विधि में स्थायी कारक, ठीक है, यानी झाग को जो क्या करता है, स्थायी बनाता है, उसका नाम लिखना है। तो बच्चों स्टेबलाइजिंग एजेंट है ना, स्थायी कारक, झाग को स्थायी बनाने वाला, तो ये तो आपका उसका आंसर है ना, उसका डालते हैं। अब देखो झाग को स्थायी बनाने के लिए बच्चों काम करता है एक तो एनिलीन, बेंजीन में NH2, और दूसरा आपको लिखना है क्रिसॉल। ठीक है, फ्लोटिंग एजेंट नहीं पूछा है, फ्लोटिंग एजेंट तो हम कहेंगे ये ज़ैंथेट्स वाले, झाग बनाने वाले ये फ्लोटिंग एजेंट है ना। फ्रोथिंग एजेंट झाग बनाने वाले तो हम कहेंगे ये रेपाइन ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल, ये ठीक है। और इन दोनों को स्टेबल बनाने वाले तो एनिलीन और क्रिसॉल। अब नाम पूछ रहा है तो लिख दिया। अब इसका रोल क्या है, तो नाम क्या है, फ्रोथ स्टेबलाइजर, तो भाई इसका काम क्या है, झाग को स्थायी बनाना। ठीक है, टू स्टेबलाइज द फ्रोथ, टू स्टेबलाइज फ्रोथ, झाग को स्थायी बनाने का काम करेंगे। देन बच्चों गिव एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक एंड बेसिक फ्लक्स, अम्लीय और क्षारीय गालक का उदाहरण दीजिए। तो फ्लक्स अगर इम्प्योरिटी एसिडिक है तो फ्लक्स बेसिक आएगा, और इम्प्योरिटी बेसिक है तो फ्लक्स एसिडिक आएगा। तो बच्चों एसिडिक हमेशा होता है नॉन मेटल वाला, तो अगर कोई पूछे एसिडिक फ्लक्स, अब तो तुम लिखना सिलिका। ठीक है, और अगर तुमसे पूछे नहीं क्षारीय गालक बेसिक फ्लक्स, तब तुम लिख देना सबसे ज्यादा यूज होने वाला चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, कोक is used to reduce FeO into Fe above 1073 Kelvin temperature. Explain with Ellingham diagram. 2006 में आ भी चुका है। एलिंगम डायग्राम की हेल्प से मुझे देखना है कि FeO का अपचयन कार्बन से हो जाता है, कोक मतलब कोयले से, तो FeO प्लस C Fe हो जाएगा और CO हो जाएगा। 1073 केल्विन के ऊपर ये हो जाता है। तो बच्चों 1073 केल्विन के ऊपर क्या हुआ होगा, तो हम कहेंगे कि जो रिएक्शन आपको करानी है, लाइक अगर हम ऐसा देखें FeO प्लस C, ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि भाई ये रिएक्शन हो गई होगी। ठीक है, तो बच्चों 1073 केल्विन पे क्या होगा, तो मैं कहूंगी डेल्टा G CCO है ना, ये बहुत ज्यादा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इज मोर नेगेटिव किससे, तो मैं कहूंगी डेल्टा G FeO Fe, या FeO लिख देती हूँ क्योंकि साइन चेंज हो जाता है ना। एलिंगम डायग्राम तो दोनों के ऑक्साइड बनाने के लिए FeO बनाएगा, डेल्टा G की नेगेटिव वैल्यू होगी, और CCO बनाएगा, डेल्टा G की नेगेटिव वैल्यू होगी। अब आप चाहते हो कि भाई ये रिएक्शन हो, तो बच्चों अगर ये रिएक्शन होगी तो C को किस में बदलना है, तो हम कहेंगे CO में। तो आपने पढ़ा है डेल्टा G का मान जितना ज्यादा नेगेटिव होगा रिएक्शन उतनी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगी, है ना, रिएक्शन के अपने आप स्वतः होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हम चाह रहे हैं कि भाई, हम चाह नहीं रहे तो खुद ही बोल रहा है कि अबव 1073 ये हो रहा है, तो आपको लिखना है 1073 केल्विन के ऊपर क्या होगा, तो डेल्टा G CCO की नेगेटिव वैल्यू FeO की नेगेटिव वैल्यू से क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए रिएक्शन हो जाएगी। डायग्राम बना के तो समझाना नहीं है उसको। ठीक है, फिर राइट द नेम ऑफ 3 मेटल्स फाउंड इन फ्री स्टेट। तो बच्चों प्रकृति में मुक्त अवस्था में, मतलब नेचुरल स्टेट में, तो हम कहेंगे नेचुरल स्टेट में, यानी कॉइन मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कह दो, कॉइन मेटल ना भी बोले तो बच्चों सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम।
ये आपको डायरेक्ट भी मिल जाती है ना, इनके रिस्क कम होते हैं और ये नेचुरल स्टेट में मिल जाती है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। देन राइट टू इम्प्योरिटीज फाउंड इन बॉक्साइट। तो ये अभी आया था शायद हमारे पास, बॉक्साइट में एक तो इम्प्योरिटी होती है बच्चों Fe2O3 की, और इम्प्योरिटी होती है SiO2 की। Method used for the purification to obtain silicon metal of very high impurity। तो बच्चों अर्धचालक के शुद्धिकरण के लिए है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, हमने एक ही तो मेथड पढ़ा था और वो क्या था, तो हम कहेंगे वेन आर्केल मेथड। ठीक है, हाईली नॉट वेन आर्केल मेथड नहीं था, वो तो जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए था, जिसमें हम पूरा उसको बार बना लेते थे, मेटल को ना एक बार में कन्वर्ट कर देते थे, फिर हम वो हीटिंग कॉइल चलाते थे। मेथड का नाम क्या था आपके, जोन रिफाइनिंग, मंडल परिष्करण। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से लिखेंगे इसको, जोन रिफाइनिंग। हाईली प्योरिटी का अगर आपको मेटल चाहिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पिछली बार भी हमने क्वेश्चन किया था ऑब्जेक्टिव में, गैलियम, इंडियम, तो हम जोन रिफाइनिंग मेथड, हिंदी में हम लिखेंगे मंडल परिष्करण या क्षेत्र परिष्करण, इस मेथड को काम में लेंगे। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। झाग प्लवन में अवनमक की क्या भूमिका है, तो बच्चों फ्रोथ फ्लोटेशन जनरली सल्फाइड ओर के लिए होती। अब आपके पास अयस्क भी सल्फाइड है और अशुद्धि भी सल्फाइड की है, तो अब अलग कैसे करेंगे, या मान लो PbS भी है, ZnS भी है, तो अलग कैसे करेंगे। तो आपको दो सल्फाइड्स को अलग करने के लिए रोल किसका लेना है, तो हम कहेंगे डिप्रेसेंट। तो पहले तो पूछ ले कि देखो अभी यही क्वेश्चन पूछा, इसने पूछा डिप्रेसेंट का उदाहरण दो, है ना, पहले तो बताओ डिप्रेसेंट क्या है, एक एग्जाम्पल दो। तो बच्चों अवनमक है ना, तो हम कहेंगे एज अ डिप्रेसेंट हम काम में लेंगे सोडियम साइनाइड। करेगा क्या, तो हम कहेंगे दो सल्फाइड को सेपरेट करेगा, टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर्स। दो सल्फाइड ओर को अलग कर लेगा, लाइक अगर ZnS PbS मिक्स हो गए तो बच्चों ये एक को तो रोक लेगा, है ना, सोडियम साइनाइड ZnS के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसको तो नीचे बैठा देगा और PbS को झाग के साथ जाने देगा। देन गिव टू एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटिंग एजेंट। तो बच्चों अब फ्लोटिंग एजेंट समझ गए ना, झाग कारक, प्लवन कारक। ठीक है, तो आपको फ्लोटिंग एजेंट के दो एग्जांपल्स देने, तो बताओ झाग बनाना अलग बात है और उसको तैराना अलग बात है। तो बच्चों हम बताएंगे इसमें फ्लोटिंग एजेंट था हमारे पास सोडियम इथाइल जेंथेट। ठीक है, तो फ्लोटिंग एजेंट में हम लिखेंगे सोडियम इथाइल जेंथेट। झाग बनाने का काम कर रहा था चीड़ का तेल, तारपीन का तेल। ठीक है, और फ्लोटिंग एजेंट का काम कर रहा था सोडियम इथाइल जेंथेट। ठीक है, एक ही था आपके बुक में, और पूछ ले तो एक और लिख देना सोडियम एमाइल जेंथेट। ठीक है, सोडियम अमाइल जेंथेट। ठीक है, अमाइल मतलब 5 कार्बन है, इथाइल मतलब 2 कार्बन है। नेक्स्ट धातुमल स्लैग किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अब बच्चों ये भी बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है कि धातुमल यानी कि स्लैग क्या है। हाँ, 2016 में पूछा हुआ बच्चों, 2016। अब देखो, अगर आपने रोस्टिंग कर लिया या आपने स्मेल्टिंग कर लिया, ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, भर्जन कर लिया, निस्तापन कर लिया, या आपने स्मेल्टिंग कर लिया, प्रगलन कर लिया, लेकिन कुछ जो इम्प्योरिटीज होती है वो गलती नहीं, आपने और को तो गला लिया पर इम्प्योरिटीज तो गली नहीं, वो मिक्स्ड रहती है। तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्लक्स मिलाना पड़ता है। ठीक है, तो भर्जन या निस्तापन या प्रगलन कह रहे, 3 मेथड हमने काम में ले लिए। ठीक है, तो बच्चों भर्जन, निस्तापन या प्रगलन, प्रगलन वाले स्टेप में यूज कर लेंगे इसको। भर्जन निस्तापन के बाद अयस्क में कुछ अगलनीय अशुद्धियां रह जाती है। ठीक है भाई, रोस्टिंग हो गया, कैंसिलेशन हो गया, है ना, तब भी आपके पास
अगलनियों को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जो मोल्ट नहीं होती, पिघलती नहीं है बच्चों, वो अशुद्धियां रह जाती हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलेंगे गैंग, है ना, और गैंग को हटाने के लिए हम मिलाएंगे फ्लक्स। ठीक है, जिन्हें अधात्री कहते हैं। तथा इन्हें हटाने के लिए क्या मिलाएंगे, तो बच्चों इन्हें हटाने के लिए हम फ्लक्स मिलाएंगे, है ना। तो इन्हें हटाने के लिए हम फ्लक्स मिलाते हैं। तथा ये दोनों मिलकर स्लैग यानी कि धातुमल बनाते हैं। और आपको पता है स्लैग जो है वो तैरने लग जाता है ना सरफेस पे, जो कि धातु की सतह पर तैरता है। धातु की सतह पर तैरता है। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखना है बच्चों, आफ्टर रोस्टिंग or calcination, there are some impurities in ore which doesn't melt. ठीक है, अगलनी अशुद्धियां रह जाएंगी। So to remove these impurities, क्या करेंगे, अच्छा एक लाइन और लिखेंगे, these impurities are called gangue। ठीक है, to remove these impurities flux is added and both flux and gangue combine together. Gangue reacts together to form slag which floats over metal। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैंने इसको दोनों लैंग्वेज में लिखा है, आ सकता है एग्जाम में, 2016 में पूछा हुआ भी है। तो which floats over metal। ठीक है, तो ये तो लिख दो कि भाई ऐसी इंप्योरिटीज है जो गलती नहीं थी, मिक्स है ना, तो हम उसको इंप्योरिटी को तो हम बोल रहे हैं गैंग, मिलाना क्या है फ्लक्स। अब आपको पता है इंप्योरिटी एसिडिक है तो फ्लक्स आपका बेसिक हो जाएगा या उल्टा। ठीक है, अब एग्जाम्पल, तो मान लो कि FeO जो है बच्चों ये आपका गैंग है ना, तो तुम मिलाओगे सिलिका तो ये हो जाएगा फ्लक्स, और ये दोनों मिलके बनाएंगे ना आयरन सिलिकेट, तो ये हो जाएगा स्लैग। अगर और कोई एग्जाम्पल याद हो तो वो लिख सकते हैं। मान लो सिलिका की इंप्योरिटी है SiO2, ठीक है, ध्यान रख देते हो। मान लो SiO2 आपका गैंग है, हो सकता है दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अगर यहाँ ये फ्लक्स है तो वहां वो फ्लक्स ही हो सकता है इसकी इंप्योरिटी मिट्टी की अशुद्धि है, तो भाई गैंग तो ये है, तो हम कहेंगे इसमें हम चूना मिला लेंगे तो चूना हो जाएगा फ्लक्स, और जो तैरेगा सरफेस पे वो होगा कैल्शियम सिलिकेट, तो वो हो जाएगा स्लैग। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हो गए हमारे पास मेटलर्जी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन और ध्यान रखना, लाइक देखो मॉन्ड प्रोसेस किस मेटल के लिए यूज करते, तो बच्चों वैसे तो तुम्हें याद है मॉन्ड प्रोसेस जो है वो निकल के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मॉन्ड प्रोसेस में होता क्या है ना, तो हम कहेंगे अच्छा मॉन्ड प्रोसेस जो है हिंदी में मॉन्ड विधि है, मॉन्ड प्रोसेस किस पे बेस्ड है, कौन सी रिफाइनिंग है, तो तुम्हें लिखना है मॉन्ड प्रोसेस जो है वो वेपर फेज रिफाइनिंग है, वाष्प प्रावस्था शोधन या शुद्धिकरण। ठीक है, मॉन्ड प्रोसेस में हम निकल की रिएक्शन किससे कराते हैं,
तो बच्चों मॉन्ड प्रोसेस में निकल की रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं 330 से 350 केल्विन के अराउंड। मॉन्ड प्रोसेस में निकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलके क्या बनाता है, छोटे क्वेश्चन ना, थोड़ा ध्यान रखें, तो हम कहेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकल बनाता है। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकल की क्या विशेषता है, क्यों बनाया, तो तुम्हें लिखना है ये वोलेटाइल होता है, ये वाष्पशील होता है। फिर टेट्रा कार्बोनिल निकल से प्योर निकल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको लिखना है भी टेट्रा कार्बोनिल निकल है ना, इसको और हाई टेम्परेचर पे गर्म कर देंगे 450 से 470 केल्विन, तो निकल आ जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ जाएगा। निकल आपको यहाँ प्योर मिल जाएगा, यहाँ इम्प्योर था। ठीक है, तो ये वेपर फेज रिफाइनिंग है। वेपर फेज रिफाइनिंग पे बेस्ड दूसरा मेथड कौन सा है, तो दूसरा मेथड वैन आर्केल मेथड है। नेक्स्ट बच्चा आपसे पूछ सकता है कि ना क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बच्चों क्रोमेटोग्राफी एडसॉर्प्शन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडसॉर्प्शन, याद रखना है अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब बच्चों क्रोमेटोग्राफी में कौन सी प्रावस्थाएं होती है, हाउ मेनी फेजेस आर इन क्रोमेटोग्राफी, तो हम कहेंगे दो होती है, एक तो मोबाइल फेज, एक स्टेशनरी फेज, स्थिर प्रावस्था और गतिशील प्रावस्था। फिर एज एडसॉर्बेंट हम क्या काम में लेते हैं क्रोमेटोग्राफी में, अधिशोषक के रूप में क्या ले सकते हैं, तो बच्चों क्रोमेटोग्राफी में एडसॉर्बेंट के रूप में हम सिलिका जेल मोस्टली काम में लेते हैं, तो सिलिका जेल हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है ना, और चूने का पाउडर, कार्बन पाउडर यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये दो लिखने, सिलिका जेल, एल्यूमिना और स्टार्च भी यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे एडसॉर्बेंट है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे मेटलर्जी के, है ना, इनको तो आपको करके जाना ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ना है, टाइम कम है बट फिर भी चलो जो पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको करना मस्ट है, काफी अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अब आई थिंक एक दो चैप्टर और बचे हैं, तो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो भी चैप्टर्स दे दूंगी, एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।